नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एसएससी जीडी 2026 के एग्ज़ाम्स के लिए जीके जीएस के मिनी मॉक टेस्ट इस चैनल पर चलाए जा रहे हैं और आज इसका यह टेस्ट पेपर नंबर 8 है। इसके पहले 7 मॉडल टेस्ट पेपर को हमने विस्तृत व्याख्या के साथ कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा कि आप सभी लोगों को अच्छे से आवाज़ आ रही है, तो क्लास को जो है हम शुरू करें। ठीक है दोस्तों, ये मॉडल टेस्ट पेपर जो है ये यूथ पब्लिकेशंस के हैं, जिनको आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं और इनको हम विस्तृत व्याख्या के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी आगामी परीक्षाओं में सवाल ना भी रिपीट हों तो आप उनकी व्याख्या से उनके उत्तर जो है बहुत सहज तरीके से दे पाएँ। ठीक है, चलिए हमारा पहला सवाल है, महाभारत का मूल नाम क्या है? भृगु संहिता, सुश्रुत संहिता, जय संहिता या शिव संहिता? बताइए, महाभारत का मूल नाम क्या है? तो महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अच्छा, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसको वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, वेद व्यास के द्वारा। अच्छा, इनका आपको पूरा नाम भी ध्यान रखना है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ये सवाल जो है परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया है ये। अच्छा, इसका पहली बार उल्लेख कहाँ पर मिलता है महाभारत का? तो ये मिलता है अश्वलायन गृह सूत्र में, अश्वलायन गृह सूत्र में। ठीक है, ये पॉइंट आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, महाभारत को कितने पर्वों में विभाजित किया गया है? तो 18 पर्व हैं महाभारत में, यानी कि 18 खंड काव्य इसके अंतर्गत जो है विभाजित किया गया है इसको। महाभारत का एक अन्य नाम है, यानी कि उसको 5वें वेद के रूप में भी जाना जाता है, 5वें वेद के रूप में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किसे 5वें वेद की संज्ञा प्राप्त है, तो वो क्या है? महाभारत है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? पतंजलि, पाणिनि, अष्टावक्र या चरक? बताइए दोस्तों, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो वह पाणिनि है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, अष्टाध्यायी जो है यह संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, संस्कृत भाषा व्याकरण की जो है व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें जो है कुल कितने सूत्रों की संख्या है, यानी कि अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? तो ये हैं 3996, 3996 इसमें सूत्र हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं, उनको भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो है महाभाष्य, महाभाष्य यह किसकी है? तो यह है पतंजलि की। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नाट्य शास्त्र किसकी है? नाट्य शास्त्र तो यह है भरत मुनि की, भरत मुनि की। ठीक है, वहीं पर चरक संहिता किसकी है? चरक संहिता तो यह है चरक की। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चरक जो है किससे संबंधित है? तो यह चिकित्सा से संबंधित है। चलिए दोस्तों, हमारी कोशिश ये है कि एक ही सवाल के आसपास के जितने भी फैक्ट हैं आपको वहाँ पर दे दिया जाए, जिससे कि आपको जो है इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े और आप उन्हीं को अगर बार बार रिवाइज़ कर लें तो आपके सवाल जो है बहुत ज़्यादा सही होने लगेंगे। ठीक है, चलिए, विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल की आधारशिला किसने रखी है? मोहम्मद इकबाल ने, हज़रत मियाँ मीर ने या अशरफ अली थानवी ने या महमूद उल हसन ने? बताइए किसके द्वारा रखी गई है गोल्डन टेम्पल की आधारशिला? तो दोस्तों, हज़रत मियाँ मीर के द्वारा रखी गई है। बी ऑप्शन आपका जो है यह सही हो जाएगा। अच्छा, गोल्डन टेम्पल है कहाँ पर? तो यह अमृतसर में है, अमृतसर। ये कहाँ पर है? पंजाब में। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित हैं? दोस्तों, लाल से किसको संबोधित किया जाता है? तो लाला लाजपत राय को, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल को जो है जाना जाता है। लाला लाजपत राय का संबंध कहाँ से है? तो ये पंजाब से हैं, पंजाब से हैं। वहीं पर बाल गंगाधर तिलक का संबंध कहाँ से है? तो ये महाराष्ट्र से हैं। और वहीं पर विपिन चंद्र पाल का संबंध कहाँ से है? तो ये बंगाल से हैं, तत्कालीन बंगाल से। उस समय का बंगाल का जो हबीबगंज था वहाँ से संबंधित थे। वर्तमान में यह बांग्लादेश में आता है। ठीक है, चलिए इनका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल। डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला सवाल, 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त का समय क्या था? सुबह,
मध्यम शाम या आधी रात या दोपहर, बताइए। उस समय क्या था जब भारत को आज़ादी मिली थी? तो दोस्तों उस समय आधी रात का समय था, ठीक है। और इसी दिन जो है, इसी की पूर्व संध्या पर, जिस दिन आज़ादी मिली इसी की पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान सभा को और भारतीय लोगों को एक भाषण दिया गया था। वो भाषण जो है बड़ा मशहूर है, बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो उसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का एक भाषण है जो आज़ादी की पूर्व संध्या पर दिया गया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल, भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की किस प्रणाली की संरचना को जो है अपनाया गया है या प्रावधान किया गया है? एकल प्रणाली, संघीय प्रणाली, अर्धसंघीय प्रणाली या द्वैध प्रणाली, बताइए कौन सी प्रणाली को जो है अपनाया गया है? तो दोस्तों भारत में जो है केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर संघीय प्रणाली को जो है अपनाया गया है। संघीय प्रणाली का मतलब क्या होता है? इसमें जो शक्तियां होती हैं केंद्र और राज्यों के बीच जो है पृथक की जाती हैं, बांट दी जाती हैं। अच्छा, भारत में जो है संघवाद जो है केंद्र की तरफ थोड़ा झुका हुआ नज़र आता है। ये जो शक्तियाँ जो विभाजित की जाती हैं इसका मुख्य रूप से आधार क्या है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। भारत शासन अधिनियम के आधार पर जो है इन शक्तियों का विभाजन किया जाता है, यानी कि यह उनका आधार है। चलिए हमारा अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 28 या अनुच्छेद 27, बताइए। तो दोस्तों अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 26 की, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 26 में उसका उल्लेख किया गया है। और धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो करों से छूट दी गई है उसको अनुच्छेद 27 में जिक्र किया गया है। वहीं कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा जो दी जाती है और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता के बारे में है, तो वह अनुच्छेद 28 से संबंधित है, ठीक है। चलिए इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने का एक जो है क्राइटेरिया नहीं है या शर्त नहीं है? बताइए इनमें से किसके द्वारा भारत में नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है? जन्म, वंश, संपत्ति अधिग्रहण या देशीकरण। दोस्तों इन सवालों को एक बार आपको अपने स्तर पर भी अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आप जो है स्वतः मूल्यांकन भी कर सकें कि आपको अभी कितनी और तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक। चलें, इसमें संपत्ति अधिग्रहण के द्वारा आप भारत में नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकते। अच्छा, भारत में नागरिकता कितने प्रकार से ग्रहण की जा सकती है? तो 5 प्रकार से ग्रहण की जा सकती है। अच्छा, इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो इसका उल्लेख जो किया गया है नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। इसमें 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण करने का जो है बात की गई है। एक तो जन्म से, फिर वंश से, फिर देशीकरण से, ठीक है। इसके अलावा एक है पंजीकरण और फिर इसके अलावा एक है प्राकृतिक या क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर, प्राकृतिक या क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर, यानी कि इसमें भारत सरकार अगर किसी क्षेत्र को भारतीय राज्य में मिलाती है तो उसके जो नागरिक हैं एक चार्टर को जारी करने के बाद उनको नागरिकता प्राप्त हो जाती है, ठीक है। यूपीएससी में भी इससे सवाल पूछा गया था। हमारा अगला सवाल, आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जाता है? आकस्मिक निधि, संचित निधि या सार्वजनिक निधि या आम निधि, बताइए। आपातकालीन स्थिति में किस जो है निधि का उपयोग किया जाता है? तो आकस्मिक निधि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आकस्मिक जो है अचानक होने वाली चीज़ है, इससे आप थोड़ा सा जोड़ करके याद रख सकते हैं। अच्छा, इस पर किसका नियंत्रण होता है? तो राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, ठीक है। और वित्त सचिव के माध्यम से जो है राष्ट्रपति इस पर जो है अधिकार रखता है। और जब कोई ऐसी घटना होती है जिसमें अचानक से पैसों की ज़रूरत होती है तो सरकार को यह दे देता है, लेकिन बाद में संसद द्वारा इसको जो है प्राधिकृत करवा दिया जाता है, ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? बताइए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? तो दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इनमें से कौन सा है?
6 वर्ष या 65 वर्ष, तो सी ऑप्शन आपका जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो है कार्यकाल होता है। वर्तमान में कितने चुनाव आयुक्त हैं भारत में? तो एक है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 हैं निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इस समय 3 लोगों की यह संरचना है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस समय कौन है वर्तमान में? तो श्री ज्ञानेश कुमार, श्री ज्ञानेश कुमार हैं। इन्होंने फरवरी 2025 में शपथ ली थी, फरवरी 2025 में इन्होंने जो शपथ लिया था। हमारा अगला सवाल, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? क्रोएशिया, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या या सूडान? तो कूना कहाँ की मुद्रा है? तो दोस्तों यह क्रोएशिया की मुद्रा है। ठीक है। अच्छा, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? तो यह है दिरहम। ठीक है। केन्या की मुद्रा क्या है? तो यह है शिलिंग। अच्छा, सूडान की मुद्रा क्या है? तो यह है सूडानी पाउंड, सूडानी पाउंड। ठीक है, चलिए। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? मनाली, मंडी, धर्मशाला या कुल्लू? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सी है? तो यह धर्मशाला है। अच्छा, इसको कब घोषित किया गया है? तो 2017 में इसको जो है हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी घोषित किया गया है। अच्छा, इसकी जो पहली राजधानी है, पहली राजधानी वह कौन सी है? तो वह है शिमला। ब्रिटिश काल में 1864 में, कब एक बात आपको ध्यान रखना है, 1864 में है ब्रिटिश काल में इसको जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था, ग्रीष्मकालीन। ठीक है, चलिए। हमारा अगला सवाल, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? 8, 3, 4 या 5? तो दोस्तों 5 भारतीय राज्यों की सीमाएं जो है नेपाल से जुड़ी हैं। उनमें से एक है उत्तराखंड, उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, उसके अलावा एक अन्य राज्य कौन सा है? सिक्किम। इन 5 राज्यों की सीमाएं जो है नेपाल से लगती हैं। अच्छा, वहीं बात करें कि भारत से कितने देशों की सीमाएं लगती हैं, तो भारत से 7 देशों की सीमाएं लगती हैं। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार, ये 7 देश हैं जिनसे भारत की सीमाएं जो हैं स्थलीय रूप में छूती हैं। ठीक है। हमारा अगला सवाल, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र या झेलम? बताइए, भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये सतलुज नदी पर बनाया गया है। अच्छा, कहाँ पर बनाया गया है इसे? तो ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर, ठीक है, वहाँ पर इसको जो है बनाया गया है। इससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को जो है पानी प्राप्त होता है। इसके अलावा कुछ अन्य बांध भी हैं जिनको मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे एक है टिहरी बांध, टिहरी बांध ये किस नदी पर बनाया गया? तो भागीरथी नदी पर। ठीक है। इसके अलावा हीराकुंड, हीराकुंड बांध ये किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है कहाँ पर? तो उड़ीसा में है। और वहीं टिहरी बांध कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। सलाल बांध किस नदी पर है? सलाल बांध जो है कहाँ पर है? तो यह चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी पर। ठीक है। चिनाब नदी में 2 अन्य जो है बांध भी हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। एक है बगलिहार बांध भी कहाँ पर है? चिनाब नदी पर, बगलिहार। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, झेलम नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो झेलम नदी पर बनाया गया है उरी बांध। उरी बांध जो है कहाँ, किस नदी पर बनाया गया है? तो झेलम नदी पर। ये सवाल जो है बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपसे एक साथ ही डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर बना है? नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर जो है यह कृष्णा नदी पर बना है। ठीक है, चलिए। हमारा अगला सवाल, यूरेनस ग्रह की खोज किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने, क्रिस्टियनस ह्यूगेंस ने, सर विलियम हॉर्सेल ने या निकोलस कॉपरनिकस ने? बताइए, यूरेनस की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? यूरेनस या अरुण भी आपको इसको ध्यान रखना है, अरुण भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम हर्सेल के द्वारा की गई थी,
विलियम हर्शल के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, कब किया था? तो इन्होंने 13 मार्च 1781 को इसकी खोज किया था। यह हमारे सौरमंडल का जो है दूरी के क्रम में 7वें नंबर का ग्रह है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमारा अगला सवाल, शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? बताइए, आपके विकल्पों में जो दिया गया है शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ शिशु मृत्यु दर आखिर होती क्या है। तो प्रति 1000 जो जीवित बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से 1 वर्ष के अंदर, ठीक है, 1 वर्ष के अंदर जो 1 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं, अगर उनकी मौत हो जाती है तो इसके अनुपात को उससे जो है दर्शाया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु के मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात होता है, या जो मृत्यु दर को दर्शाता है, शिशु मृत्यु दर को। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो ये जनगणना की जाती है किसके द्वारा की जाती है? रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा करवाई जाती है। लेकिन ये किसके अंतर्गत आता है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, कई बार ये पूछा गया है सवाल। हमारा अगला सवाल, मानव विकास सूचकांक 1990 में किसके द्वारा जो है विकसित किया गया था? बताइए, मानव विकास सूचकांक जो है किसके द्वारा 1990 में विकसित किया गया था? तो ये महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के हैं, और अमर्त्य सेन, ये भारत के हैं। इनके द्वारा इसको जो है विकसित किया गया था। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, मानव विकास सूचकांक में किन चीज़ों को जो है शामिल किया जाता है? एक तो इसमें शामिल किया जाता है जीवन प्रत्याशा। ठीक है, इसके अलावा इसमें शिक्षा शामिल की जाती है, शिक्षा। वहीं प्रति व्यक्ति आय। आपसे सवाल ऐसे बन सकता है, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक के कौन से घटक नहीं हैं, या इनमें से कौन सा नहीं है? 3 ऑप्शन आपको सेम ये दिए जाएंगे, एक नहीं होगा तो आपको उसका चुनना हो सकता है। दोस्तों, जब सवाल जटिल बनाए जाएंगे तब ऐसे सवाल जो है पूछे जाते हैं। आपको मैं इन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए सवालों को डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सवाल नहीं भी रिपीट होते हैं, है ना, पेपर कठिन आ जाता है तो ऐसे सवाल जो है बन जाते हैं। अच्छा, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स को जो है वर्तमान में किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। हमारा अगला सवाल, नीचे दिए गए विकल्पों में नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या है? बताइए, नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी नाबार्ड की? तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और कृषि के क्षेत्र में जो है विकास करने के लिए इसको जो है स्थापित किया गया था। हमारा अगला सवाल, लूसोंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय जो है त्यौहार है? बताइए, लूसोंग जो है कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा? तो दोस्तों, यह सिक्किम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। अच्छा, इसको किसके द्वारा मनाया जाता है? इसको मुख्यतः बौद्ध धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है यह, ठीक है, उनके द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और आपको ध्यान रखना है, सिक्किम के जो जनजातियाँ हैं ये बहुत पूछी जाती हैं। सिक्किम में जो जनजातियाँ निवास करती हैं वो जनजातियों के नाम भी आपको ध्यान रखना है। एक तो है भोटिया है, लेप्चा है, इसके अलावा नेपाली। ये मुख्य रूप से ये 3 समुदाय जो है वहाँ पर पाए जाते हैं, जनजातीय समुदाय। चलिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, इसको जो है क्यों मनाया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग को जो है पुनर्जीवित करने के लिए 2015 में इसे मनाने का निर्णय लिया था। कब? 2015 में। हमारा अगला सवाल, हर वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? मूर्ति देवी अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए, नृत्य, संगीत, साहित्य या नाटक?
तो किस में दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अच्छा, मूर्ति देवी जो पुरस्कार है भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा दिया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की गई थी। गैट का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, गैट का पूर्ण रूप क्या है? तो गैट का पूर्ण रूप क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। दोस्तों, इसकी जो है स्थापना जो है 1948 में की गई थी, लेकिन 12 दिसंबर 1995 को इसको जो है समाप्त कर दिया गया था। इसके स्थान पर एक नई संस्था को बनाया गया था। एक नई संस्था को बनाया गया था, WTO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, इसको कब गठित किया गया था? तो 1 जनवरी 1996 को। 1 जनवरी 1996 को जो है इसको गठित किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? बताइए, कौन सा टेनिस टूर्नामेंट है जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? रोलैंड गैरोस, विंबलडन, US ओपन या ऑस्ट्रेलियन ओपन? बताइए, तो क्या हो जाएगा? दोस्तों, रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट जो है, टेनिस टूर्नामेंट है, यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। अच्छा, ये कहाँ पर खेला जाता है? तो यह पेरिस में खेला जाता है, फ्रांस के। ठीक है, पेरिस, ये कहाँ पर है? फ्रांस में। वहाँ पर इसको जो है खेला जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1891 से। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पुणे, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता? तो कहाँ पर स्थित है? तो यह नई दिल्ली में अवस्थित है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यह कला के क्षेत्र में शोध एवं शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रसार के केंद्र माने जाते हैं। और भारत सरकार द्वारा किस मंत्रालय के अधीन इसको रखा गया है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन। संस्कृति मंत्रालय के अधीन। ठीक है, अच्छा, इसकी जो है स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? तो 1987 में की गई थी। आपको डेट भी ध्यान रखना है, 24 मार्च, एक सेकेंड, 24 मार्च 1987 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, हमारा अगला सवाल, बाइबिल में कितने नियम हैं? 3, 4, 2 या 5? तो बाइबिल में कितने नियम हैं? तो दोस्तों, बाइबिल में 2 नियम हैं। 2 नियम हैं जिनको नियम को टेस्टामेंट इसमें समझा जाता है। और पुराना नियम जो है वह यहूदी स्रोतों और धार्मिक विश्वासों पर आधारित है, और नया नियम जो है यूनानी स्रोतों पर आधारित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बाइबिल में कितने टेस्टामेंट्स हैं, तो आप बताइएगा 2 टेस्टामेंट हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट, एक न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? यहूदी स्रोतों और धार्मिक विश्वासों पर आधारित है। वहीं पर न्यू टेस्टामेंट जो है यह यूनानी स्रोतों पर आधारित है। यहाँ पर एक बार मैं लिख ही देता हूँ फिर। जो ओल्ड वाला है, ओल्ड टेस्टामेंट जो है यह यहूदी स्रोतों और धार्मिक विश्वासों पर आधारित है, और धार्मिक जो विश्वास हैं उन पर आधारित है। वहीं पर न्यू टेस्टामेंट जो है यह यूनानी स्रोतों पर आधारित है। यूनानी स्रोतों पर आधारित है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमने सभी सवालों को बहुत अच्छे से विस्तृत व्याख्या के साथ कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो आप सभी लोगों के लिए अपलोड की जाए चैनल पर, आप उससे वंचित ना रहें, समय रहते सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।